गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? आपको पता है कि टेंथ क्लास के बारे में टेंथ क्लास की साइंस के बारे में कुछ बातें मैं बताने वाला हूं और इस समय वाकई में बोर्ड परीक्षा की तैयारी का टाइम चल रहा है। आप लोग पहली बात तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इत्मीनान से पढ़िए। चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको साइंस में डरने की बात है तो मैं कहता हूं साइंस में डरने की बात कतई नहीं है, आप मत डरिए। एक महीने का जो टाइम हमारा है, इस एक महीने के टाइम में हम क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि ये मेरी रणनीति कैसी रहेगी। देखो, जिस चीज का प्लान अच्छा होता है सफलता भी उतनी अच्छी मिलती है। अगर हमारा प्लान अच्छा रहेगा तो सफलता भी हमें 100% मिलेगी, दावे के साथ। प्लान हमारा क्या, आप पहले ये समझिए कि हमारे साइंस में है क्या। जो हमारी भौतिक विज्ञान है वो कितने नंबर की है? 25 नंबर की है। भौतिक विज्ञान कितने की है? 25 अंक की है। और जो रसायन विज्ञान है हमारे पास, रसायन विज्ञान है वो हमारे पास कितने नंबर का? 20 नंबर का है। और जो जीव विज्ञान है वो 20 अंक का है। और पर्यावरण जो हमारे पास रहता है वो कितने नंबर का है? 5 अंक का है। टोटल ओवरऑल मेरे पास 70 नंबर है। ठीक है। रणनीति कुछ इस तरह से बनानी है कि सारे टॉपिक्स भी हमारे सब पर टच भी हो जाए और हमारी चीजें जो है मुझको अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारी विज्ञान की किताब है उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारा टॉपिक है। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जरा समझना क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लियर है? ध्यान समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व शामिल होकर कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं, या हम कुछ ऐसे कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे समझिएगा बात एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने कहा कि अगर मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। इन दोनों को मैंने मिलाकर एक अभिक्रिया कराई तो मुझे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसको हम कोयले के दहन की अभिक्रिया भी कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलकर एक अभिक्रिया कराई तो क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हो सकता है? बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि आपको क्या बनाना है? पानी बनाना है। तो मैंने क्या कहा? H2 प्लस आपको क्या लेना है? O2। तो आपको दोनों से मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। ठीक है, बात समझ आ रही? ठीक है। रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत सी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इनमें है क्या? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक प्रश्न हमारे पास है ऊष्माक्षेपी को लेकर। जैसे मैं कहूं, क्या आप लोग जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? बिल्कुल, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद बनाने के साथ साथ उसमें ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण की बात करें तो मेरे पास क्या है? जैसे हमने देखा, ये मेरे पास क्या है? चूना। ठीक है, क्या है? चूना। अब दुकान पे गए, चूना लाए। ये कैसा बच्चे चूना है? बिना बुझा चूना। मम्मी ने कहा डाल दो बाल्टी में, तो बाल्टी में था पानी, डाल दिया बाल्टी में। ठीक है, ये चूना है और ये पानी है। चूना पानी दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ये मुझे क्या मिला? ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला है ये क्या है मेरे पास? बुझा चूना। ये क्या है? बुझा चूना। क्लियर है? बुझा चूना। और मुझे यहां क्या प्राप्त होगी बच्चे? ऊष्मा। जरा ध्यान समझना,
ये चूना और पानी दोनों ने मिलकर एक उत्पाद बनाया, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हुई, ऊष्मा मुक्त हुई, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, कैसे बनेगा प्रश्न, क्या श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम रोजमर्रा की चीजों में हम देखते हैं कि हम लोग आलू, दाल, रोटी, चावल तमाम चीजें खाते हैं, तो खाने के दौरान क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त होता है, और हमारा शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह ग्लूकोज का पाचन करती हैं। तो होता क्या है कि हम लोग ये जाने कि पहले श्वसन क्या है, तो ग्लूकोज के विखंडन में जो प्रोसेस लगती है, जो प्रक्रिया लगती है, उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे C6H12O6, ये मेरे पास क्या ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। क्यों? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल ही नहीं सकती, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। शरीर में ये ग्लूकोज हमारे अंदर है, उसे शरीर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आप एक बात आओ, आप लोग भोजन करते हो, भोजन करने के बाद हम लोग मुंह से क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, और H2O बिल्कुल ये भी रिलीज होता है हमारी बॉडी से, पानी भी, और प्लस हमें क्या बच्चे मिलती है, ऊर्जा। ठीक है ना, ये मेरे पास किसका उदाहरण हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या ये अभिक्रिया अभी संतुलित है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित होगी? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इधर वाले तीर के इधर वाले क्या है, अभिकारक है, तीर के उधर वाले क्या है, उत्पाद है। ठीक है ना, कार्बन के इधर 6 लोग हैं, इधर बेचारा अकेला है, चल तू भी हो जा 6। ठीक है, हाइड्रोजन के इधर 12 है और इधर 2 ही है, चलो तुम हो जाओ 6, 6 दूनी 12 इधर और 12 इधर। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में देखो ये 6 इस 2 से गुणा करेगा, 6 दूनी में 12 ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन का कितना है, 6, तो 12 और 6 18। बच्चे यहां कितना है, 6 कम है, तो यहां क्या करो, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो गई। तो मैंने क्या देखा, हर जगह ये बैलेंस हो गया। ये किसका उदाहरण है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बहुत महत्वपूर्ण 2 उदाहरण हो गए, और मुझे 2 प्रश्न भी मिल गए। कोई आपसे पूछे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो हम बता पाएंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। फिर दूसरा प्रश्न क्या था, क्या श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? तो हाँ, श्वसन भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलती है। और आप ये समझेंगे, आपको ऊर्जा कैसे, एक बात बताओ, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान हम लोगों को गर्मी लगती नहीं लगती, बताओ। गर्मी लगती है, तो गर्मी का मतलब ऊष्मा से है, तो जाहिर सी बात है ये भी कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। दूसरी यहीं पर आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या आप लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, इसमें कौन सी बात है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा को सोख लिया जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। जैसे होता क्या है, हमने बताओ, मेरे पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपनी जड़ से क्या लेते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। और क्या उनको चाहिए, उनको चाहिए बच्चे क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक है ना, और क्या चाहिए उनको, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो पेड़ पौधे इन चीजों से क्या बनाएंगे, अपना खाना, अपने भोजन को क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज क्या हुआ, C6H12O6। और हमें क्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी ऑक्सीजन। अब ये सुनिश्चित कर लिया जाए
क्या ये प्रक्रिया, ये समीकरण बैलेंस है? तो जरा समझो, यहां कार्बन क्या अकेला आदमी है? यहां कार्बन के 6 लोग हैं। चलो भाई तुम 6 हो जाओ, क्यों अकेले बैठे हो? यहां हाइड्रोजन के 12 है, यहां हाइड्रोजन के 2 ही है, तो हाइड्रोजन की 12 करो। अब ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 दूनी में 12, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितनी है? 6 2 8 है। तो ऐसा करो, यहां 6 लगाओ, 6 दूनी में 12, 12 6 18, क्या होगी? अभिक्रिया बैलेंस होगी। एक और उदाहरण है, काहे का? ऊष्माशोषी का। जैसे मैंने कहा कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या किया? इसको गर्म किया, इसको क्या दे दी? ऊष्मा। जब इसको हमने गर्म किया तो गर्म करने के दौरान क्या हुआ? ये 2 चीजों में तब्दील हो गया, चूना और काहे में तब्दील हो गया? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है ना? तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी हमारे पास उदाहरण है, काहे का? ऊष्माशोषी का उदाहरण है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ने ऊष्मा को शोषित कर लिया, ऊष्मा को सोख लिया है और 2 उत्पाद हमको दे दिए हैं। ठीक है, तो हमने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ली, काहे के बारे में? ऊष्माक्षेपी के बारे में और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। एक और बात है, वो क्या बात है? एक बात बताओ, बेहतरीन प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्यों मैग्नीशियम रिबन को, इसका आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? धातु। धातु के ऊपर, धातु कहाँ रहेगी? हवा में रहेगी। हवा में क्या? ऑक्सीजन। तो जब ये मैग्नीशियम धातु जो है, मैग्नीशियम धातु जो है, जब हवा के संपर्क में आएगी, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, तो क्या बना लेगी? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेगी। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत क्या होगी? इस मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा उत्पन्न करेगी और मैग्नीशियम रिबन नहीं जल पाएगा। इसलिए क्या होगा कि हमें जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना जरूरी रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हो गया। तो क्या प्रश्न था कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और यह परत उसको जलने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या रहेगा? अगला प्रश्न यह रहेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका मतलब यह हुआ है कि जब हम कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ये मेरे पास कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट में मैंने क्या डाला? Fe मतलब लोहा, फेरस, लोहे की कील को डाला, तो यहां पर क्या हुआ? ये जो था लोहे के साथ क्या आ गया? सल्फेट आ गया और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसका मतलब आप समझें, इसका रंग होता है नीला और इसका रंग होता है हरा। जब कॉपर सल्फेट में नीले विलयन में मैंने लोहे की कील को डाला, अभिक्रिया शुरू हो गई और अभिक्रिया की प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि हमें पता है फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, और जब नीला रंग धीरे धीरे चेंज होने लगेगा तो हरे में चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसका रंग बदल जाएगा, नीला अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहीं से एक प्रश्न और बनता है, ये मुझे बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? तो मैं कहूंगा यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है। क्यों? क्योंकि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है? विस्थापन अभिक्रियाएं हमेशा उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिनमें क्या होता है, किसी एक उत्पाद में से पड़ोसी ताकतवर उससे वो चीज छीन ले। जैसे कॉपर के पास सल्फेट था, तो फेरस की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में अच्छा स्थान है, ये ऊपर है, कॉपर नीचे आता है। तो होता क्या है कि इसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में अच्छा स्थान है, तो ये फेरस यानी लोहा क्या काम करेगा? इससे सल्फेट को छीन लेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह हुआ है कि कमजोर तत्व जो है, यानी कि ताकतवर तत्व कमजोर तत्व से तत्वों को छीन लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फेरस के साथ क्या मिल गया? सल्फेट मिल गया और कॉपर बेचारा अलग हो गया। इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। ठीक है, क्या आप लोग, एक और क्वेश्चन है, एक और बात है, क्या आप लोग संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं? जवाब आएगा गुरुजी नहीं पता।
तो संयोजन अवक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व जुड़ते हैं और जुड़ करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? संयोजन अवक्रिया। संयोजन माने होता है जुड़ना, ठीक है। यानी कि हम अभिकारक में दो चीजें ले लें, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जैसे ये कोयला है और कोयले में मैंने क्या मिला दी? ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी संयोजन अवक्रिया का उदाहरण है। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे पास जो है मेरे पास ये चूना है, चूने में क्या मिला दिया मैंने? पानी। तो चूना पानी मिलकर एक नया उत्पाद बना रहा, CaOH होल ट्वाइस। ये भी क्या है? संयोजन अवक्रिया है। ये भी क्या है? संयोजन अवक्रिया है। और इसने और क्या देगा? ये हमको ऊष्मा देगा। ये भी संयोजन अवक्रिया है। इस अवक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अवक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अवक्रिया भी है, ठीक है। अब एक बात समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि वियोजन अवक्रिया क्या होती है? क्या होती है? वियोजन अवक्रिया। आप जानते हो वियोजन में क्या होता है? जब कोई भी एक तत्व टूटकर अलग अलग उत्पाद देता है उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अवक्रिया। तो जरा बात को समझिए, मैंने क्या कहा? वियोजन अवक्रिया का बेहतरीन उदाहरण क्या है? मैंने बोला ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या दे दी? ऊष्मा, इसको गर्म किया। अब ये वियोजित होकर टूटेगा किन भागों में? ये चूना अलग कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देगा। ये किसका उदाहरण हो गया? वियोजन अवक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। इसी क्रम में एक और बात करने वाले हैं। वो क्या बात करने वाले हैं? ध्यान से समझिएगा कि दीवार पर पुताई करने के 2-3 दिन बाद ही चमक क्यों आती है? इसका रीजन बताओ। इसका रीजन एक है। क्या रीजन है? कि आप सपोज करिए कि आप गए, आपसे कहा गया कि आप चूना ले आइए, ठीक है। आप ले आए चूना, तो हमने कहा कि दीवार पर पुताई करने के 2-3 दिन बाद चमक इसलिए आती है क्योंकि जब आपने चूने में क्या मिलाया? पानी। चूने में पानी में मिलाकर क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां क्या होगा? जब ये बुझा चूना तैयार हो गया, मम्मी ने कहा पोत दो इसको। तो हमने क्या किया? CaOH होल ट्वाइस जब मैंने इसकी दीवार पर पुताई कराई, दीवार पर क्या कराई? इसकी पुताई कराई, तो वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा? अवक्रिया कर लेगा। और अवक्रिया करने के बाद वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और H2O बनाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत है यही चमकती है। यानी कि जब पुताई हो जाती है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से जब अवक्रिया होने लगती है, अवक्रिया होने के बाद क्या बनता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है और यही कैल्शियम कार्बोनेट की परत क्या होती है? चमकती है। बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या क्या समझा आज? तो हमने ये समझा कि दीवार पर पुताई करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है। तो दीवार पर पुताई करने के 2-3 दिन बाद चमक इसलिए आती है क्योंकि जब चूना और पानी मिलाते हैं तो बुझा चूना बनता है। जब इस बुझे चूने की पुताई जब दीवार पर की जाती है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जब इस बुझे चूने से क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और यही कैल्शियम कार्बोनेट की परत चमकती है। इसीलिए क्या होता है? दीवार पर पुताई करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है। अब हम अगले अंक में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।